आज की मंथली एक्सपायरी, अप्रैल वायदा की एक्सपायरी का दिन कैसा रहेगा? देखिए, थोड़ा सा गैप डाउन मिल रहा है आज, क्योंकि क्यूज थोड़े खराब हो गए, ग्लोबल क्यूज खास तौर से। लेकिन मेरा ये मानना है कि F&O कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से और ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से 22,275 से 22,466 ये है एक्सपायरी की एक मोटा मोटी रेंज। अब ऑब्वियसली हम थोड़ा लोअर एंड में खुलने की तैयारी कर रहे हैं, उसके 22,325 330 के करीब खुलने की तैयारी हो रही है, अगर ये सही है तो। गिफ्ट निफ्टी आपका 10 और 20 डेमा भी प्लेस्ड है आपका 22,325 पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की है तो एक 22,300 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि एक्सपायरी डे है। और अगर आपने पोजिशनल ट्रेड ली है आशीष, तो एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें 22,150 का निफ्टी के ऊपर। मुझे लग रहा है कि आज ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आपको इंडिविजुअल बैंकिंग नेम्स में मिलेगी, वो कुछ देर में हम वापस डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वो स्टॉक स्पेसिफिक जब अप्रोच पे आएंगे तब उस पर चर्चा कर ली जाएगी। ये अपफ्रंट सारे इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चंस पे चर्चा, इस चर्चा को अभी और आगे बढ़ाएंगे। आज के स्पेसिफिक अप्रोच पे आएंगे तब और निफ्टी को थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जरा सा संकेतों की तरफ बढ़ा जाए। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई 1/4% दबाव, 60 पॉइंट की कमजोरी के साथ हम आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो शायद 4 दिनों के अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है, पर है आज एक्सपायरी का दिन। अच्छा, ब्रेक लगने के पीछे थोड़ा सा रीजन है, ग्लोबली भी थोड़ा सा ठंडा परफॉर्मेंस ही है। एशिया में कोई निक्केई, कोई कॉस्पी देखेंगे तो अच्छे खासे पेन के साथ इस समय कामकाज हो रहा है। और यूएस से जो हैंडओवर मिला था, हैंडओवर तो ठीक मिला था, वो फ्लैट थे यूएस के मार्केट्स। पर आज सुबह के फ्यूचर्स अब खासी वीकनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई नैस्डैक का फ्यूचर एज वी स्पीक 1% से ज्यादा कमजोर हो चला है। तो ओवरनाइट ठीक थे, सुबह गड़बड़ाते हुए। वैसे आज सुबह जब इनके साथ चर्चा करते करते ओवरनाइट भी जरा सा अंदर कंगालना पड़ेगा, गली में घुसना पड़ेगा, तब आपको तस्वीर क्लियर होगी। गुड मॉर्निंग, मूड कैसा है? देखिए, गली में घुस के अगर आप देखेंगे तो मूड अच्छा नहीं है। इंडेक्स देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि कल इंडेक्स फ्लैट बंद हुए थे और जब आप फ्यूचर्स देख रहे हैं तो गिरे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे रिजल्ट्स जो आए उन मार्केट के बाद आए, तो उसका असर भी उसी समय हुआ। जैसे फेसबुक का स्टॉक 15% गिर गया, IBM का स्टॉक गिरा है, और आज भी कई आने, कल भी कई आने हैं। तो जितनी भी IT कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबके या तो गाइडेंस ख़राब है या आगे के और ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से स्टॉक की हो रही तगड़ी पिटाई फेसबुक की इसीलिए हुई है। सो अगर स्पेसिफिक में जाए तो पूरे जो मैग्निफिसेंट 7 है, इसमें किसी ने भी बहुत अच्छा अभी तक काम नहीं किया है। टेस्ला में खाली आप छोड़ दें, वो टेस्ला इसलिए थोड़ा ऊपर जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि सस्ती गाड़ी जल्दी जल्दी हम बना देंगे। तो इंटरनल मार्केट के ख़राब हो रहे हैं नतीजों के हिसाब से। लेकिन ये भी मार्केट यूएस का इस बार एकदम डिटेल में जा रहा है, जिसके ख़राब है उसी की पिटाई हो रही है। ऐसा नहीं कि एक ख़राब तो सब पिट जाए। तो इसलिए मैं लग रहा है कि अंदर जाके आप देखेंगे तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे। और इस दोनों दिन यानी आज और कल IT के नंबर्स आने हैं, तो आपको उसको रडार पे रखना चाहिए। एक तो प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर्स को देखिए, और आज यूएस मार्केट रेड में रहना चाहिए। 2 बड़े इवेंट हैं। आज GDP का पहला नंबर आ जाएगा, फर्स्ट एस्टिमेट, और कल PCE नंबर आएगा। दोनों फेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होंगे। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा ब्रोकर्स और ट्रेडर्स वहाँ पे अलर्ट रहेंगे। हालांकि बॉन्ड यील्ड नहीं देखना चाहिए। मैंने सुबह भी एक्सप्लेन किया था कि 5 और 7 साल के ऑक्शन चल रहे हैं और बहुत मैसिव ऑक्शन है, इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई दिख रही है। उसका कोई बहुत लेना देना नहीं है, तो वो एक शॉर्ट टर्म वाली बात है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो ओवरऑल बिग पिक्चर बन रही है मार्केट की, वो पॉजिटिव है। क्योंकि टेक्निकली लोग कह रहे हैं कि बाइंग आ गई। JP मॉर्गन ने अपने फ्लैश कर दिया कि मेरा इंडिकेटर कह रहा है कि बाई करो, और एक्चुअली बाइंग हो रही है। ETF में बल्क में पैसा आया है। तो बिग पिक्चर इज़ वेरी गुड, बट डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको मार्केट वीक दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज यूएस मार्केट शाम को कमज़ोर खुलेगा। आप जब ये समझा रहे थे तो एक ही चीज जहन में आ रही थी, गली में जाना क्यों? G20 हुआ था मुंबई में, जहां गलियां थी उन्होंने तंबू गाड़ दिए थे, पर्दे लगा दिए, कोई मत कुछ दो गली गंदगी सब दूर हो गई थी। लेकिन ठीक है, इंटरनल्स कमजोर है भाई, और वो रिजल्ट्स का आफ्टर इफेक्ट है जो आप देख रहे हैं। यूएस के मार्केट और ठंडे पड़ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन तगड़े हैं, और खासतौर पे IT के रिजल्ट्स कमजोर आ रहे हैं। खैर, अब चला जाए आज के ट्रेड सेटअप। तो ग्लोब का हैंडओवर कंड्यूसिव नहीं है एक्सपायरी के दिन, पर हमारा अपना सेटअप कैसा है D-Day के लिए, एक्सपायरी डे के लिए कैसा लग रहा है?
सेटअप अच्छा है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप में वही चीज़ें जो हम नॉर्मली देखना चाहते हैं वही मिल रही हैं। डीआईएस ने बाई किया और बड़ा बाई किया डीआईएस ने, 3800 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, और उसके सामने एफआईएस की सेलिंग है 2512 करोड़ की। वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, लगातार वही जो बार्स बने हुए हैं एज इट इज़ है, डीआईएस बाइंग और एफआईआई की सेलिंग ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, पूरा मिरर इमेज है। अगर आप इसको तो उल्टा करके सुपर इम्पोज कर देंगे तो एग्जैक्टली वो जो बीच में एक नंबर खाली दिख रहा है आपको, वो खाली नहीं है, क्योंकि उस दोनों ने एकदम मार्जिनल बाय सेल किया था। इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है 2258 करोड़ की, कल भी सेलिंग हुई। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है करीब करीब 4000 करोड़ की। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग जो प्योर आर्बिट्राज अनवाइंडिंग का मतलब, क्योंकि आज जब सीरीज शुरू होती है तो स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हैं क्योंकि अच्छी कॉस्ट ऑफ कैरी होती है, और जब सीरीज की एक्सपायरी होती है तो स्टॉक फ्यूचर्स को वापस आप खरीद लेते हैं। तो ये वो जो है ये थोड़ी सी आर्बिट्राज अनवाइंडिंग है यहाँ पर। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि थोड़ी सी बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है करीब करीब 2338 करोड़ की सेलिंग। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट 3-4 दिन अच्छे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही दिन बाइंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, बाकी तीनों दिन एक्चुअली सेलिंग है। सिर्फ 19 अप्रैल को बाइंग थी, उसके अलावा बाकी तीनों दिन सेलिंग थी। कल तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई। कल शायद थोड़ा एफआईआईज ने सही गेज कर लिया कि आज एक गैप डाउन मिलने की तैयारी हो रही है। वैसे मुझे लगता नहीं कि गैप डाउन ज़्यादा सस्टेन करेगा। शॉर्ट्स बहुत हैं सिस्टम में। अब देखिए आप 1,05,000 लॉन्ग हैं, 2,30,000 शॉर्ट हैं। कल 13,000 लॉन्ग कटे हैं, 2,000 शॉर्ट जुड़े हैं, तो 15,000 नेट शॉर्ट जुड़े हैं। और अब आप देखिए अगर उस चार्ट को जो एफआईआईज इन इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, 32% लॉन्ग से शुरू करके 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से शुरू करके इस हफ्ते में अब हम 31.4% और 1,24,000 नेट शॉर्ट पर आ गए। अगर वो वीरो वाला चार्ट है ना, अगर तो उसमें और भी क्लियरली दिखाई देगा आपको। ओके, वो चार्ट आज है नहीं, लेकिन 1,30,000 1,32,000 हमारा मैक्सिमम शॉर्ट रहा है। अब हम 1,24,000 शॉर्ट पर हैं। अब आज देखते हैं इनमें से कितने शॉर्ट रोल ओवर होंगे और कितने शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये थोड़ा सा आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इंडिया विक्स बहुत ओवरसोल्ड है, 10.28 पर है। ये एक रिस्क है, हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया विक्स बहुत गिर गया है, इतना नहीं गिरना चाहिए। और पुट कॉल रेशियो 1.04 पर है वर्सेस 1.06, ये न्यूट्रल जोन है। बैन की जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक्स ऐड हो गए, 2 स्टॉक बाहर आ गए। ABFRL और सेल ऐड हो गए। लग रहा था कि दोनों स्टॉक की कल ऐड हो जाएंगे, ये डिस्कस किया था हमने। और जो 2 स्टॉक बैन से बाहर आए वो हैं आपके आइडिया और जी, और एक हिंदुस्तान कॉपर अभी भी बना हुआ है। तो देखते हैं, आज इंटरेस्टिंग रहने वाला आज का ट्रेडिंग एक्शन। इंटरेस्टिंग रहेगा भाई आज का कारोबारी सत्र। और निफ्टी बैंक हो गई कल मंथली एक्सपायरी उसकी, पर आज 2 निफ्टी बैंक के दिग्गज प्राइवेट सेक्टर मेजर्स दोनों को लेकर इंटरेस्टिंग न्यूज पे जिस पे रिएक्ट, एक के नतीजे, दूसरे के वो सरप्राइजिंगली जो तगड़ी गाज गिर गई। अब समझ में नहीं आ रहा, बैलेंस आउट कर लेंगे ये? नहीं, बैलेंस आउट कर लेंगे। एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे उससे पहले एक बार इसको वापस रिविजिट कर लेते हैं। ओके, ठीक है ना। तो ये मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने शुरू में मिस कर दिया होगा उनके लिए क्या हुआ है कल। सबसे पहले तो बता देते हैं, आरबीआई ने कोटक बैंक पे बोला कि अब आप न्यू ऑनलाइन कस्टमर नहीं ऐड कर सकते और ना ही नए क्रेडिट कार्ड आप वो इशू कर सकते हैं। और आज के ज़माने में सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही आता है। देखिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो न्यू कस्टमर्स एक्वायर करने हैं आपको, सारा मामला न्यू कस्टमर्स का है ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक डिजिटाइज हो रहे हैं इकोनॉमी में और अगर बैंकिंग सिस्टम को और कस्टमर्स ऐड करने हैं तो वो नहीं जुड़ेंगे तो उससे एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक में गैप डाउन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन उसके सामने एक्सिस बैंक में बड़ा गैप अप होगा क्योंकि लोन ग्रोथ है वहाँ पर 14% की। और क्यों बैलेंस हो जाएगा, ये एक और रीज़न है कि बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी आउट ऑफ द वे, तो किसी ऑप्शन राइटर को कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इसको मैनेज किया जाए बैंक निफ्टी को। लेकिन रेगुलेटरी रिस्क है इस मार्केट में। लेकिन मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी में अच्छी न्यूज़ आए और कोई भी कंपनी में ख़राब न्यूज़ आए, बहुत आसान होता है ये कहना कि जो इसमें अच्छी न्यूज़ आए कि इसको बाय कर लीजिए, ये टारगेट्स होंगे, और ख़राब वाले को बोल दीजिए कि इसको सेल कर दीजिए, ये टारगेट होंगे। वो खुलता ही उस टारगेट पे है। अब कोटक महिंद्रा बैंक में आप जो मर्जी टारगेट ले लीजिए, वो खुलेगा उसके नीचे, ठीक है ना। उसके बाद आप भले ही ड्रम पीट लें कि हमारा टारगेट हिट हो गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एक्सिस बैंक में वो खुलेगा ही उस टारगेट के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेड नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए मौके मिल जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का बॉटम है 1650 से 1700 के करीब।
1650-1700 के नीचे मुझे जगह नहीं दिखती। और अगर बाई चांस ये स्टॉक 1740-1750 पे खुला तो वहाँ पे फिर शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड सिर्फ 50-60 रुपए का है। 50-60 रुपए के रिस्क और रिवॉर्ड के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती मत करिए। ये मेरा एक सिंपल एक व्यू है। आपको याद होगा हमने 3 दिन पहले एक व्यू लिया था M&M फाइनेंस को भी, अगर जहाँ खुले वहाँ शॉर्ट मत करिएगा। और उस दिन वो स्टॉक इंट्राडे में 5-6% रिकवर होकर बंद हुआ था, ठीक है। गिर के नहीं दिया, गिर के नहीं दिया वो स्टॉक, गिर के नहीं दिया। यहाँ पे आशीष मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टॉक जो हैं ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जहाँ पर मार्की इन्वेस्टर्स मौके ढूंढते हैं कि हमें मौका मिल जाए लोअर लेवल पे बाय करने का। कोटक महिंद्रा बैंक उसी कैटेगरी में आता है। इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट 3-4 दिन का प्राइस एक्शन देखिए, कोई बहुत बड़ी बाइंग हो रही है यहाँ पर। तो ये एक सेटबैक है, ऑब्वियसली एक सेटबैक है, लेकिन इसको शॉर्ट करके आपका पैसा बनेगा नहीं। हाँ, अगर आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, आपने कल बेच दिया, वो अलग बात है। वो मुझे लगता नहीं किसी के पास थी। RBI है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है जिसमें किसी को कुछ पता था। और इसके लिए स्टॉक देखिए, एक और अच्छी चीज़, कल स्टॉक डे हाई पर बंद हुआ है। अगर किसी को हिंट होता तो कल ही ये स्टॉक गिर जाता ना, लेकिन किसी को हिंट नहीं था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कोटक को शॉर्ट ना करें। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन के साथ खुले, फ्लैट खुल जाए, उसमें लगता नहीं होगा, तो भले ही शॉर्ट ट्रेड बने, लेकिन मतलब नहीं बनता। इस 1650-1700 उसके आसपास तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा, तो मौका होगा 1650। अगर 1650-17 मिल जाए ना, लपक लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, व्यू रखना पड़ेगा आपको 1-1.5 साल का, लेकिन उस हिसाब से अप्रोच करिए इसको।